गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रमुख चुनौतियों का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सांप्रदायिकता और जातिवाद के बारे में पढ़ा था। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रमुख चुनौतियों में क्षेत्रवाद और भाषावाद का अध्ययन करेंगे। क्षेत्रवाद के अंतर्गत कुछ लोग अपने क्षेत्र को अधिक आगे बढ़ाने के लिए, उसका अधिक विकास करने के लिए अपनी मांगे रखते हैं और अपने क्षेत्र को अलग करना चाहते हैं और नए राज्य की मांग करते हैं। यहाँ से क्षेत्रवाद की शुरुआत होती है। क्षेत्रवाद के अंतर्गत वे मांगे क्षेत्रवाद को प्रोत्साहित करती है जिनमें नए राज्यों की मांग की जाती है, पुराने राज्यों के पुनर्गठन की भी मांग की जाती है, राज्यों को अधिकाधिक स्वायत्तता देने की मांग की जाती है, नदी जल संबंधी विवाद होते हैं, अधिकाधिक आर्थिक सहायता एवं संसाधनों की मांग की जाती है। क्षेत्रवाद का अर्थ राज्य की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष अथवा राज्य या प्रांत से लगाव होना। क्षेत्रवाद का उद्देश्य है अपने संकीर्ण क्षेत्रीय स्वार्थों की पूर्ति करना। यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें क्षेत्र विशेष के लोग अपने लिए आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक शक्तियों की अधिकाधिक मांग करते हैं। क्षेत्रवाद के अंतर्गत दो भावनाएं होती हैं। पहली, उन क्षेत्रों के असंतोष, निराशा, अराजकता को स्पष्ट करता है जो क्षेत्र अपने आर्थिक व शैक्षणिक उन्नयन के लिए न्याय नहीं प्राप्त कर पाते। अर्थात क्षेत्रवाद के अंतर्गत पहली भावना में उन क्षेत्रों में जहाँ पे आर्थिक और शैक्षणिक उन्नयन नहीं हो पाया है, वहाँ असंतोष, निराशा और अराजकता होती है। दूसरी भावना है विघटनकारी शक्तियाँ जो फूट पैदा करने का प्रयास करती हैं। दूसरी जो भावना है उसमें वहाँ के लोग उस क्षेत्र को अलग करना चाहते हैं। क्षेत्रवाद के अंतर्गत पहली भावना जिसमें आर्थिक शैक्षणिक उन्नयन की मांग रखी जाती है, वह राष्ट्र की अखंडता के लिए चुनौती नहीं है, किंतु दूसरी भावना जिसमें विघटनकारी शक्तियाँ फूट पैदा करने का प्रयास करती है, वह भारत की एकता व अखंडता के लिए एक चुनौती है। क्षेत्रवाद के कारण। क्षेत्रवाद के कारणों में ऐतिहासिक विरासत, राजनीतिक विरासत, भौगोलिक विभिन्नताएं, सामाजिक सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक असंतुलन, राज्यों के आकार में असमानता, भाषागत विभिन्नताएं, प्राकृतिक संसाधनों में अंतर और प्रशासनिक कारण रहते हैं। ऐतिहासिक विरासत के अंतर्गत अपने क्षेत्र की ऐतिहासिक चीजों से लगाव होना है, जिसके कारण वो क्षेत्रवाद की भावना पनपती है। राजनीतिक विरासत में कुछ राजनीतिक घटनाएं ऐसी होती हैं जिससे वो अपने क्षेत्र को अलग रखना चाहते हैं। भौगोलिक विभिन्नताओं में किसी क्षेत्र का भूगोल, जहाँ पहाड़ हो या कहीं समतल हो, वो अपनी पहाड़ी या भौगोलिक समानताओं के कारण अपनी क्षेत्रवाद का मांग उठाते हैं। क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम। क्षेत्रवाद के कारण विभिन्न क्षेत्रों के मध्य संघर्ष और तनाव पैदा हो जाता है। राज्य तथा केंद्रीय सरकार के मध्य संबंधों में भी इससे तनाव पैदा होता है। क्षेत्रवाद के कारण स्वार्थी नेतृत्व व संगठनों का विकास हो जाता है। क्षेत्रवाद राष्ट्रीय प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है। क्षेत्रवाद पृथकतावाद को प्रोत्साहन प्रदान करता है। क्षेत्रवाद कई बार नए राज्यों की मांग भी उठाता है। क्षेत्रवाद भूमिपुत्र की अवधारणा का विकास करता है, अर्थात उस क्षेत्र के जो लोग हैं वहाँ के क्षेत्र का विकास करने के लिए आगे आएंगे।
यह भावना इसमें बलवती हो जाती है। यह राष्ट्रीय एकता व अखंडता में बाधक होता है। क्षेत्रवाद के उपाय, क्षेत्रवाद को समाप्त करने के उपाय एवं सुझाव। क्षेत्रवाद को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण किया जाना चाहिए। आधारभूत ढांचे का विकास किया जाए जिससे क्षेत्रवाद की मांग न उठाई जाए। सांस्कृतिक एकीकरण के लिए प्रयास किए जाए। देश का संतुलित विकास किया जाए, अर्थात कहीं ज़्यादा विकास और कहीं कम न करके देश में संतुलित विकास किया जाए। क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान किया जाए। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। छोटे राज्यों का गठन करना चाहिए। क्षेत्रीय स्वायत्तता परिषदों की स्थापना की जाए। पिछड़े क्षेत्रों का विकास किया जाना चाहिए। सरकारी प्रयास, विशेष विकास कार्यक्रम, इसमें सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि किए गए हैं। यह क्षेत्र विशेष की भौगोलिक और सांस्कृतिक विरासतों को ध्यान में रखकर किए गए प्रयास हैं। सरकार ने पिछड़े प्रदेशों को भी विशेष प्रोत्साहन दिया है। इन कुछ उपायों से क्षेत्रवाद को कम किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे भाषावाद। भाषावाद का अर्थ है अपने क्षेत्र विशेष की भाषा से अधिक लगाव होना और भाषा के आधार पर अलग होने की मांग करना। भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है। अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से संबंधित प्रावधान करते हैं। 1955 में श्री B.G. खरे की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई। B.G. खरे इनकी अध्यक्षता में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई। 1967 में राजभाषा संशोधन अधिनियम को पारित कर भाषाई नीति में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन किया गया। इन्होंने त्रिभाषा सूत्र की अनुशंसा की। त्रिभाषा सूत्र है कि सरकारी सेवाओं की परीक्षाएं हिंदी, अंग्रेजी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में की जाए तथा हिंदी के क्रमिक विकास का निर्णय लिया जाए। त्रिभाषा में सरकारी सेवाओं में परीक्षा देने पर 3 भाषाओं में आप परीक्षाएं दे सकते हैं। वो भाषाएं हैं हिंदी, अंग्रेजी और अन्य कोई भी प्रादेशिक भाषा। यह प्रादेशिक भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचित होनी चाहिए। इसके अलावा यह तय किया गया कि हिंदी का क्रमिक विकास किया जाएगा। तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने सन 1965 में एक विशाल भाषा आंदोलन को प्रायोजित किया था। भाषावाद के दुष्परिणाम। भाषावाद के कारण विभिन्न क्षेत्रों के मध्य संघर्ष और तनाव उत्पन्न होता है। राज्य तथा केंद्रीय सरकार के मध्य संबंधों में तनाव आ जाता है। स्वार्थी नेतृत्व व संगठनों का विकास होता है। यह राष्ट्र प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है। कई बार पृथकतावाद को प्रोत्साहन देता है। नए राज्यों की मांग भी यह उठाता है। यह राष्ट्रीय एकता व अखंडता में बाधक है। भाषावाद के समाधान के उपाय। हिंदी को भारत की राजभाषा एवं संपर्क भाषा के रूप में मान्यता दी जाए। इसके लिए अहिंदी भाषी राज्यों को प्रेरित किया जाए कि वे राजभाषा के रूप में एवं संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्रदान करें।
हिंदी के प्रचार व प्रसार हेतु सुनियोजित प्रयास किए जाए। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक आदान प्रदान किया जाए जिससे भाषावाद का समाधान हो सके। त्रिभाषा सूत्र को ईमानदारी से लागू किया जाए। प्रादेशिक भाषा के विकास के लिए प्रयास किए जाए। अंग्रेजी भाषा का प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग किया जाए। धन्यवाद।